हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों को पिछले वीडियो में कक्षा 10 का विज्ञान में जीव विज्ञान भाग 3 सेट 2 तक सॉल्व हो गया था। आज हम लोगों को हम सेट नंबर 3 2023 का 824 ईएल सॉल्व करेंगे। तो आइए सेट नंबर 3 का भाग 3 की तरफ चलते हैं। जो भाग 3 होता है वो जीव विज्ञान का होता है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम सेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उपभाग 3 ये जीव विज्ञान का पोर्शन होता है। तो इसमें 14वां क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से बाहर होता है जनन, उत्सर्जन, पाचन, प्रसंचरण। तो उत्सर्जन जो होता है यही क्या करता है, हमारे शरीर के हानिकारक पदार्थों का क्या करता है, निष्कासन करता है। अगला क्वेश्चन है 15वां, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया नहीं होती। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना बिल्कुल होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बोहाइड्रेट में अपचयन ये भी सही है। ग्लूकोज का प्रायोगिक अम्ल में विखंडन यही क्या होता नहीं होता है, यही ऑप्शन सही है। अगला है 16वां, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगला है 17वां क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे। तो मेंडल ने अपना प्रयोग जो किया था मटर के पौधों पर किया था। किस पर किया था, मटर के पौधों पर किया था, ना सरसों पर किया था, ना साइकस पर, ना अरहर पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधों में पुष्प एक लिंगी होते हैं। तो आप जानते हैं पपीता क्या होता है, एक लिंगी होता है, जबकि गुड़हल, सरसों और मटर क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कापर्टी स्थापित किया जाता है। तो आप जानते हैं मादा जनन के जो कापर्टी होता है ये गर्भाशय में स्थापित किए जाते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय यौन, तो गर्भाशय में स्थापित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किण्वन के बारे में उनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें क्या पहचानना, सत्य नहीं है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, किण्वन बिल्कुल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह प्रक्रम सामान्यतः ईस्ट में, तो बिल्कुल किण्वन ईस्ट में होता है। यह प्रक्रिया एक क्रिया में प्राइवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व इथेनॉल में परिवर्तित होता है, बिल्कुल होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, यही क्रिया क्या होती है, संपन्न नहीं होती। तो आपका ऑप्शन क्या है, डी सही है। अगला आप देखेंगे, ये आ गया भाग 1 फिजिक्स का। हम सॉल्व क्या करेंगे, हम जीव विज्ञान ही सॉल्व करेंगे। तो आपका क्या है, यहाँ पर देखिए उपभाग 3 है जीव विज्ञान का। पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो आइए हम नोट्स के पास चलते हैं। तो बिना देरी किए हम आपको नोट्स के पास ले चलते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए देखते हैं, पोषण किसे कहते हैं। आप जानते हैं ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को शरीर की संपूर्ण कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। तो आइए हम स्वपोषी पोषण के बारे में देखते हैं। स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरे पेड़ पौधे तथा कुछ अन्य जीव खुद भोजन बनाकर स्वपोषी पोषण करते हैं, इन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है, जैसे हरे पेड़ पौधे। अगला है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण वो पोषण है जिसमें इंजेक्शन की प्रक्रिया अर्थात निगलकर जीव द्वारा जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ को पाचन क्रिया द्वारा पचाया जाता है। इसके इस पचे हुए भोजन को कोशिकाओं में अवशोषित किया जाता है, जैसे मनुष्य। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है पुष्प। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ व नामक चित्र बनाते विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। यही है पुष्प के विभिन्न अंग। पुष्प के विभिन्न अंग, तो आप देख रहे हैं पुष्प वृंत। पुष्प वृंत, पुष्प जिस डंठल और तनों या शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्प वृंत कहते हैं। दूसरा क्या, बाह्य दल पुंज। ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। दल पुंज, ये पुष्प का दूसरा चक्र है, ये प्राय रंगीन तथा सुंदर होता है। इसका मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना होता है। पुमंग, यह नर जननांग को पुमंग कहते हैं। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। इसके 3 भाग होते हैं, पुतंत, परागकोश और योज। अगला है जायांग। ये पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र है। ये पुष्प का सबसे अधिक सुरक्षित भीतरी भाग है। इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसका जो चित्र है इस प्रकार से क्या, इसका अनुदैर्घ्य काट का चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 है।
मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आप सभी जानते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी यानी 46 होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, 1 जोड़ी हेट्रोसोम्स होते हैं। जो 1 जोड़ी गुणसूत्र होता है वो ही क्या करता है? लिंग निर्धारण प्रक्रिया में क्या कर लेता है? भाग लेता है। और 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है नर में XY होता है और मादा में XX होता है। तो आइए बिना देरी किए हम देखते हैं। मनुष्य की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़े के रूप में होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्रों में लिंग निर्धारण का कार्य करता है। मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। मनुष्य में प्राथमिक लैंगिक अंग नर में वृषण और मादा में अंडाशय होते हैं। X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र मनुष्यों में नर का जीन प्रारूप 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र प्लस XY होता है, जबकि मनुष्यों में मादा की कोशिकाओं का जीन प्रारूप 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र प्लस XX होता है। नर व मादा के युग्मकों को मिलने से 2 प्रकार के संयोजन बनते हैं। यदि नर का X शुक्राणु मादा के अंडाशय से निषेचित करता है तो संतान लड़की होगी। यदि नर का Y शुक्राणु मादा के अंडाशय से निषेचित करता है तो पैदा होने वाला संतान लड़का होगा। अतः 50% लड़का तथा 50% लड़की होने की संभावना होती है। जैसे ये XY है, ये क्या है? नर है। ये XX क्या है? मादा है। इनके जनन कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान युग्मक अलग हो जाते हैं और इसमें क्या कहा जाता है? जब संकरण निषेचन करते हैं तो XX मिलकर XX, इन्हें देखिए 50% मादा और 50% नर का निर्माण होता है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसके संरक्षण और प्रबंधन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं इसलिए इसका नोट्स हम नहीं दे रहे हैं। अथवा करके है मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना। तो आइए मानव नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करते हैं। आइए देखते हैं मानव में नर जनन तंत्र। देखते हैं मानव नर जनन तंत्र शरीर के श्रोण क्षेत्र में स्थित होता है। नर जनन तंत्र में 1 जोड़ी वृषण सहायक नलिकाएं, अर्धवृषण, शुक्रवाहिनी, स्खलन नलिका और खुद कुछ ग्रंथियां जैसे शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथ आदि होती हैं। तो आइए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। वृषण, शरीर के वृषण उदर गुहा के बाहर एक अलग से थैली में स्थित होती है जिसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को कम रखने में सहायक होता है, जो कि शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है। प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका में 1-3 तक की संख्या में बहुत ही महीन नलिकाएं कुंडलित अवस्था में होती हैं, जिनमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है और शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला है अर्धवृषण। यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी बहुत महीन और उलझी हुई संरचना होती है, जो वृषण के पक्ष तल पर फैली कोमा के आकार की होती है। स्खलन नलिका, ये 2 छोटी नलिकाएं होती हैं जो शुक्रवाहिकाओं और शुक्राशय के मिलाने के स्थान से शुरू होकर पोरस या प्रोस्टेट ग्रंथ से होती हुई मूत्र मार्ग तक फैली होती हैं। अगला देखेंगे शुक्रवाहिनी। यह एक छोटी मांसपेशियों युक्त नली होती है जो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो आगे बढ़कर स्खलन नलिका में परिवर्तित हो जाती है। अगला है शुक्राशय। यह शुक्राणु के भंडारण के लिए एक थैली नुमा संरचना होती है। शुक्राशय या प्रोस्टेट ग्रंथ के स्राव के साथ शुक्राणुओं के मिलाने पर वीर बनता है। अगला है मूत्रमार्ग। यह 18 से 20 सेंटीमीटर मांसपेशियों की नलिका होती है जो मलाशय के बाह्य मूत्रमार्ग क्षेत्र तक फैली होती है। स्खलन नलिका मूत्रमार्ग के साथ मिलकर नलिका का निर्माण करते हैं। लिंग, यह एक मांसपेशी अंग है जो मूत्र जनन प्रक्रिया में सहायक होता है। यह पूर्ण रूप से क्या है? नर जनन की संरचना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप लोगों का सेट नंबर 3 समाप्त होता है। आप लोगों का अगला सेट नंबर जो है 4 सेट नंबर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। सेट नंबर 4 है 2023 का 824 EM। तब तक के लिए धैर्य बनाए रहें। थैंक यू सो मच।